हेलो बच्चों, दिस इज देवेश त्रिपाठी डीटी सर और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। लास्ट लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप सबने वो वीडियो देखा है और उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारी बेसिक चीज़ों को सीखा। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, वगैरह वगैरह। हम लोगों ने ओम्स लॉ को डिराइव किया एंड रेजिस्टेंस के बारे में भी एक जानकारी दी। अब अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आया हूँ। यहीं से हम शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ आप देखिए, कमरे जैसा एक पैरेललोपिपेड है और इस पैरेललोपिपेड के कुछ साइड्स दे रखे हैं हमको। जैसे वो दीवार और ये दीवार के बीच का कनेक्शन है ए बी, ये सी डी, ये दोनों दीवार का ई एफ। तो उसने हमसे ये पूछा है कि सर इस सिस्टम में व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस सी डी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस EF। अगर ये कंडक्टर है तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस अगर मैं बैटरी लगाता हूं A और B तो कितना रेजिस्टेंस होगा। कंडक्टर के डायमेंशंस दे रखे हैं L, P एंड H। L रिप्रेजेंट्स लेंथ, P रिप्रेजेंट्स विड्थ एंड H रिप्रेजेंट्स हाइट। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग ट्राई करो जल्दी से अगर आपको करना है तो, नहीं तो मैं करता हूँ सीधा सीधा, है ना। आप लोग ऐसे ट्राई करो तो अच्छा रहेगा। तो AB के अक्रॉस जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपको सिर्फ ये समझना है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय। कंडक्टिविटी अगर इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी अगर रो है तो रो को मैं एज इट इज लिख दूंगा। अब मुझे ये समझना है एल का क्या मतलब होता है। एल का मतलब ये होता है कि ए से बी के बीच की लेंथ क्या है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस लेंथ के अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं। तो ए से बी की जो लेंथ है वो है एल और एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल ए बी के लिए ये वाला रहेगा। तो ये एरिया कितना होगा, बी टाइम्स एच। तो एल अपॉन बी एच, ये हमारा ए बी रेजिस्टेंस आ जाएगा। आई होप आपको आ गया होगा। जल्दी से सी डी बताओ, अगर ए बी नहीं आया था और आ गया है अब तो जल्दी से सीडी बताओ। सीडी में क्या होगा, पॉज करके करो तुम। सीडी में क्या होगा देखो, अब सी से डी तक इलेक्ट्रॉन जाना है, यानी कितना हाइट, कितना लेंथ जाना है, एच। तो रो तो वही रहेगा, लेंथ की जगह एच अपॉन एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बार छत का रहेगा। तो छत का क्रॉस सेक्शन एरिया बोले तो कितना हो गया, सीधा सीधा छत का लेंथ है एल और विड्थ है बी। देखो हाउ सिंपल इट इज। सिमिलरली ईएफ की बात की जाए तो रो तो एज इट इज रहेगा। अब ईएफ के अक्रॉस अगर करंट को फ्लो करना है तो कितना लेंथ में फ्लो करना है, बी, और एरिया कितना आ जाएगा, सीधा सीधा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑफ द फ्रंट वॉल, दैट इज एल इनटू एच। दिस इज हाउ वी अप्रोच दिस टर्म रेजिस्टेंस। एम आई क्लियर अबाउट दिस थिंग? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें इस लेक्चर में रेजिस्टेंस के कुछ बहुत अच्छे सवाल है, उनको डील करना है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट इसके कुछ क्वेश्चंस आप जब तक खुद नहीं करेंगे ना आपको फायदा नहीं होगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे बैठ के तो कोई फायदा नहीं। तो आई सजेस्ट कि ये वीडियो देखने के लिए आप पेन पेपर को साथ में रखें। और पहली बार देख रहे हैं तो क्लास नोट्स नहीं बनाए, पहली बार देखने पे केवल पेन पेपर रफ कॉपी साथ में रखो और जो सवाल मैं बोल रहा हूँ उसको करते जाओ, पॉज करके करते जाओ। मैं पॉज नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोगों का डेटा बहुत खर्च होगा, है ना। तो वो भी एक तकलीफ है। तो इसीलिए मैं इसमें इतने सारे कट्स वगैरह लगाता रहता हूँ कि कहीं भी थोड़ा पॉज हो रहा है तो वो पॉज डेटा में इंक्लूड ना हो। तो आप इसको पॉज करके जरूर सॉल्व करो बेटा, अदरवाइज आपको इसका फायदा नहीं होगा। अब बड़े सारे केसेस होते हैं रेजिस्टेंस निकालने के, है ना। जैसे हमको मान लीजिए एक इस तरीके का केस दे दिया, ये जेई एडवांस वालों के लिए है, बट सब लोग इसको ट्राई करें। हमें एक ऐसा सिलेंडर दे रखा है, है ना, ट्रंकेटेड कोन टाइप का। ये देखो, ठीक है। इसका ये सेंट्रल एक्सिस है। मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं इसको। ठीक है, थोड़ा भावनाएं समझ जाना, ये थोड़ा सा ठीक है, तो समझ जाओ तुम्हें क्या करना है। तो ये वाले साइड का जो रेडियस है वो है ए, ये वाले साइड का जो रेडियस है वो है बी। ये जो 3D मटेरियल है, कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टिविटी है रो, ठीक है। उसने हमसे ये पूछा है कि अगर यहां से यहां तक की जो कंडक्टर की लेंथ है वो L है, ठीक है, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। अब देखो ऊपर वाला कितना सिंपल था, ये उतना ही टफ हो गया, है ना, क्योंकि रो L बाय A हमें पता है, लेकिन L क्या लें, A क्या लें, एरिया चेंज हो रहा है तो वेरिएबल हो रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेशन, ये तो दिमाग में आ गया। अब कैसे इंटीग्रेट करना है, आई वांट कि आप इसको पॉज करें वीडियो को और खुद सॉल्व करो जल्दी।
ओके, तो आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। मैं अब इसको करके दिखा देता हूँ जल्दी से, है ना। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि एरिया जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहां से x दूरी पर एक छोटा सा एरियल एलिमेंट लूंगा। मैं सीधा सीधा बना रहा हूं, तुम भावनाएं समझ जाओ। सर्कल है ये, ठीक है। एक पतला सा एक एरियल एलिमेंट लिया जिसकी विड्थ जो है वो है dx, ठीक है, x दूरी पर लिया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि भैया यहां का रेडियस है a, यहां का रेडियस है b, ये रेडियस क्या लूंगा, ये मेरे सामने समस्या आ गई। तो इसको समझने के लिए थोड़ी ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करो। आप देखो यहां का रेडियस a था, ये a है और ये है b। तो कितना रेडियस का इंक्रीमेंट हुआ या कितना चेंज हुआ, तो हम बोलेंगे b माइनस a। तो b माइनस a का चेंज कितने लेंथ में हुआ, l। तो हम बोलेंगे कि यहां से यहां l लेंथ के अक्रॉस अगर b माइनस a का चेंज हुआ है तो चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा b माइनस a बाय एल। क्यों होगा, फिर से समझ लो बेटा। मैंने क्या किया भैया, यहां से रेडियस a था, यहां b था, तो चेंज कितने का हुआ, b माइनस a का। और कितने लेंथ के क्रॉस, l लेंथ के क्रॉस, तो चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, b माइनस a बाय एल। अच्छा अब सुनो मेरी बात, अगर चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ b माइनस a बाय एल है तो यहां से सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि x हिस्से का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा b माइनस a बाय एल इंटू एक्स। इतना इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, x लेंथ पे इतना रेडियस बढ़ गया। लेकिन किससे बढ़ा, इनिशियल वैल्यू तो a थी, तो a से बढ़ता जा रहा है ना। तो रेडियस एट अ डिस्टेंस x, रेडियस एट अ डिस्टेंस x, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो rx सीधा सीधा बन जाएगा a प्लस b माइनस a बाय एल टाइम्स x। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट। हमें क्लियर अबाउट दिस थिंग। अच्छा अब इसमें rx इज इक्वल टू a प्लस b माइनस a बाय एल इंटू एक्स, इस तरीके से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पर मैं अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखना चाहूँ छोटे से एलिमेंट के लिए, तो dr जो होगा छोटा सा रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा, रो इंटू कितने हिस्से में से करंट फ्लो कर रहा है, इन दिस dx। तो रो इंटू dx बाय एरिया ऑफ दिस सर्कल, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना हो जाएगा, पाई rx स्क्वायर। कितना गंदा बन गया। तो यहां से dr लिखोगे तो dr बन जाएगा रो dx अपॉन पाई इंटू rx स्क्वायर। rx कितना है, a प्लस b माइनस a बाय एल टाइम्स x का होल स्क्वायर। करेक्ट, इसको इंटीग्रेट कर दो, रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इसमें एक्चुअली थोड़ी देर पहले मैं इसको थोड़ा गड़बड़ी कर चुका था, है ना। मैंने जल्दबाजी में लिमिट्स गलत ले ली थी और मैं कैलकुलेशन में गंदी तरीके से घूम गया था। तो इसीलिए मैं इसको इस वक्त प्रॉपर्ली बता रहा हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझना, ठीक है। यहाँ dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा r, और यहाँ ध्यान से देखें तो रो बाय पाई टर्म्स तो अलग आ गया। अब ये इंटीग्रेशन जो बन रहा है इसमें एक काम करो, a को लिख दो एज इट इज a, इसको कुछ ना हम कांस्टेंट k दे देते हैं। तो यहां से बन गया ये dx अपॉन a प्लस, या ऐसा लिख दो a प्लस kx की पावर माइनस 2 dx। कुछ सुना दिखा फॉर्मूला लग रहा है, x प्लस b की पावर n dx क्या हो जाएगा, x प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां से r आ जाएगा रो बाय पाई और a प्लस के एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इंटू के। और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, मैंने जो गलती की थी वो a से b ले ली थी। क्यों, क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया और कुछ नहीं। भैया x तो हॉरिजॉन्टल है ना, तो 0 से l तक जाएगा। जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो r बन जाएगा रो बाय पाई के आप जानते हो क्या है, b माइनस a बाय एल, है ना। चाहो तो लिख दो, तो k है b माइनस a बाय एल, और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो लिमिट रिवर्स हो जाएगी। तो पहले क्या करो, x की जगह डालो 0, तो यहाँ से आ जाएगा a
बाय के, एक काम करो ना, के तो बाहर ले लिया ना, तो अब बचा केवल a प्लस के एक्स में लिमिट डालना है, तो 1 अपॉन a प्लस के एक्स, और लिमिट को भी रिवर्स कर दो, कंफ्यूजन नहीं छोड़ो, एल से जीरो, ठीक है। इससे क्या होगा, r आ जाएगा रो l अपॉन पाई b माइनस a, ठीक है। अंदर देखो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस के एल। अभी देखने में गंदा लग रहा है, लेकिन के की वैल्यू डालते से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो r बन जाएगा रो एल अपॉन पाई b माइनस a, और अंदर देखो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस b माइनस a बाय l इंटू एल, एल कट गया है ना, a प्लस b माइनस a करोगे तो a से a कट जाएगा, तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b बच रहा है, तो मैं उसको यहाँ कर देता हूँ, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा रो l बाय पाई b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, सिंप्लीफाई करोगे तो रो l अपॉन पाई b माइनस a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a अपॉन a b, ऐसे आ जाएगा, b माइनस a कट गया, तो फाइनली जो रेजिस्टेंस आ रहा है इस कंडक्टर का बिटवीन दीज टू सेगमेंट्स, वो आ जाएगा रो l बाय पाई। ये वीडियो कितना गंदा दिख रहा था, कितने आसानी से सॉल्व हो गया, थोड़ा सिस्टमेटिकली करो तो चीजें गलत नहीं होती है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, है ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते, तो आई होप रेजिस्टेंस आपको काफी क्लियर है कैसे निकालना है किसी भी कंडक्टर का। अब आप कैसे भी केसेस को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, बुक्स में आपको मिल जाएंगे कई सारे केसेस। अब हमें जो देखना है दैट इज दी वेरिएशन ऑफ रो एंड आर विद टेम्परेचर। बेसिक आइडिया हमें मालूम है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो आपका रिलैक्सेशन टाइम था वो कम हो जाता था, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने के कारण रो जो है वो बढ़ जाता है, एंड इसीलिए आर भी बढ़ जाएगा। तो इसका एक रिलेशन होता है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है, फॉर स्मॉल चेंजेस या नॉर्मल टेम्परेचर चेंजेस पे हम उसको यूज कर सकते हैं। एंड द रिलेशन इज कि अगर मान लीजिए एट t इक्वल टू 0, यानी t यानी टेम्परेचर, तो मैं थीटा लिख देता हूँ, एट थीटा इक्वल टू 0, थीटा को हम टेम्परेचर से इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि रेजिस्टिविटी है रो नॉट और रेजिस्टेंस है आर नॉट, तो अब टेम्परेचर जब बढ़ेगा एट थीटा इक्वल टू थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, तब हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो हो जाएगा रो थीटा, और रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा आर थीटा। तो इसका इंक्रीमेंट होना तय है, तो इसका इंक्रीमेंट लीनियर इंक्रीमेंट होता है, एक्सपेंशन के फॉर्मूले से हम निकालते हैं, तो यहाँ डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा कि आर थीटा will be equal to r naught into 1 plus alpha delta theta. I want you to remember this, है ना, ये याद रखो, प्रूवेबल है बट वी डोंट नीड, है ना, क्यों इसके डिटेल में पढ़ना है, एक सवाल छोटा सा आता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता ही है क्यों पढ़ रहा है। तो r theta is equal to r naught into 1 plus alpha delta theta, जहाँ अल्फा जो है that is what we call as temperature coefficient। क्या कहलाता है ये, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो r थीटा यानी थीटा डिग्री पर रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर मैं रो थीटा की बात पूछूं तो रो थीटा कितना हो जाएगा, रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये मेरे सामने रो थीटा आ गया। तो रो थीटा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अगेन अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो क्या होता है, इंक्रीज। सवाल कैसा आता है, सवाल बहुत ही बेकार सा आता है, वो आपको बोल देगा कि सर T1 डिग्री टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस है ना, अल्फा इतना है, तो बताइए T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, T2 RT2 इज इक्वल टू RT1 into 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, डेल्टा T मतलब T2 माइनस T1। सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे इसके, आपको टफ नहीं लगेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे। वर्कशीट में मैं इसके डालूंगा कुछ क्वेश्चंस, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। तो ये वेरिएशंस हमें पता चल गई है ना, इसके न्यूमेरिकल्स आप कर लेना। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम पहले उसको देखते हैं, कुछ चीजें पहले आगे की जो है वो मान के चलेंगे, एंड फिर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इसके सेक्शन पर आएंगे, दैट इज लॉज, जो हमें इसके यूज करने हैं, किरचॉफ्स लॉज। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन या उसके पहले नहीं, उसके पहले लॉज जरूरी है जानना, तो हम लोग यहाँ पर किरचॉफ्स लॉज को स्टडी करेंगे। किरचॉफ्स लॉज तो बड़े ही इंपॉर्टेंट लॉज है ये, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 2 कानून दिए हैं
पहला लॉ जो है वो है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, शॉर्ट फॉर्म में लोग इसे केसीएल बोल देते हैं, कुछ लोग इसको जंक्शन लॉ बोलते हैं, कुछ लोग इसको फर्स्ट लॉ बोलकर ही रह जाते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, जंक्शन लॉ, फर्स्ट लॉ, ये सारे एक ही नाम है, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है सुनिए, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा कुछ सीखो ना सीखो, इस चैप्टर में केसीएल केवीएल जरूर सीख लेना, ये दो लॉज है, क्योंकि ये लॉज ही हर सवाल को करने में हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। तो क्या कहता है केसीएल, वो कहता है कि अगर मैं एक सर्किट लेता हूं जिसमें कई सारी ब्रांचेस हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा अधिक ब्रांचेस हैं, तो दो से अधिक ब्रांचेस के केस में अगर यहां से करंट I1 जाता है और यहां से आता है I2, तो लेट अस से यहां से I3 बाहर निकल रहा है, यहां से I4 और यहां से I5। केसीएल का स्टेटमेंट है नेट चार्ज कैन नॉट स्टे एट जंक्शन hence Q net at junction should always be 0, यानी नेट चार्ज जंक्शन पे हमेशा कितना होना चाहिए, 0। अब भैया I1 का जो करस्पॉन्डिंग चार्ज था वो Q1 था और ये Q2 था, तो यहाँ जंक्शन J पर Q1 और Q2 आ चुके हैं, और Q1 और Q2 मिलकर टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, और जा कितना रहा है, Q3 Q4 Q5। जंक्शन पे नहीं रुक सकता, इसका मतलब जितना आया उतना चला गया, तो इन टर्म्स ऑफ चार्ज लिख दो या डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ करंट लिख दो। आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई आउटगोइंग, यानी नेट इनकमिंग चार्ज और नेट आउटगोइंग चार्ज दोनों कैसे होना चाहिए, जंक्शन पे सेम। तो जंक्शन पे इनकमिंग चार्ज कितना है, I1 प्लस I2, और आउटगोइंग कितना है, I3 प्लस I4 प्लस I5। बहुत ही बेसिक लॉ है, आप लोग इसको यूज भी करते आ रहे हो हमेशा से कि जंक्शन पे चार्ज नहीं रुक सकता, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है ये, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, तो I इनकमिंग इज इक्वल टू I आउटगोइंग। कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इसका मतलब नेट करंट एट जंक्शन किसी भी समय पे या नेट चार्ज एट जंक्शन कितना हो गया, 0। तो इनकमिंग को अगर पॉजिटिव लिया तो आउटगोइंग को कैसा ले लेंगे, नेगेटिव, इस तरीके से कर सकते हैं। तो खास कठिन नहीं है, बस इसमें मेन पॉइंट क्या है कि जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, यानी चार्ज या करंट डिस्ट्रीब्यूट जरूर होगा। तो जब भी जंक्शन आएगा करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, जो इससे भी ज्यादा जरूरी है और ज्यादा वाइडली यूज होता है। ये भी बहुत यूज होता है, ये हर बस ये छोटी छोटी जगह यूज होता है, तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस उतनी समझ में नहीं आती, बिना इसके तो हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको नोट करिए। अब इसके भी बहुत सारे नाम है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सम पीपल कॉल इट केवीएल, कुछ लोग लूप लॉ बोलते हैं, कुछ लोग सेकंड लॉ बोलते हैं। बहुत ही बेसिक लॉ है, इसको जरा समझना बहुत जरूरी है। तो ये बेस्ड है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नीट और जेईई मेंस में पूछा गया सवाल है कि केसीएल किस पर बेस्ड है, केवीएल किस पर बेस्ड है। तो केवीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है हमसे, जरा इस चीज को हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। वैसे इसका स्टेटमेंट जो है वो ये रहता है कि सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस एंड वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस अ लूप इज ऑलवेज 0, यानी सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस प्लस सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस अ लूप इज ऑलवेज 0, क्लोज लूप के लिए। तो सबसे पहले केवीएल लगाना है तो क्लोज लूप चाहिए। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज ड्रॉप क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसको अप्लाई कैसे करना है उसको देखो। तो हमने क्या किया, यहाँ एक सिंपल रैंडम सर्किट ले लिया। यहाँ एक रेजिस्टेंस है R1, एक बैटरी लगी है। याद रखना बैटरी को हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं,
है ना। इसका वोल्टेज या ईएमएफ आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं E1। ये एक और R2, यहाँ एक और बैटरी लगी है E2, यहाँ एक रेजिस्टेंस है R3, यहाँ एक और बैटरी है, इसको E2 नाम दे दो, इसको E1 नाम दे दो, R1 R2, ये E3 नाम दे दिया, R3 हो गया, है ना। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, एक बैटरी ऐसे में लगी है, एक बैटरी ऐसे में लगी है ना। बहुत मैंने मनगढ़ंत कुछ भी केस बना दिया। E1 E2 E3, ये हो गया E4, ये हो गया E5, ये है R3, तो यहाँ हो गया R4 और ये हो गया R5। अब वो हमसे पूछता है कि सर इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसको KVL के थ्रू निकाला जा सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। और KVL लगाने के लिए कुछ पहले थोड़ा सा प्रोसेस होता है ना। सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि आप जो भी साइन है उनको एज्यूम कर दो, या कन्वेंशनली जो साइन डिफाइंड है उनको इंडिकेट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बड़े वाले डंडे की बात की जाए तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी कहलाता है और ये कहलाता है नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब सुनो, वोल्टेज दो जगह ड्रॉप होता है, वायर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। अगर यहाँ का वोल्टेज 10 है तो यहाँ का भी कितना होगा 10, ठीक है, ये आइडियल केस है। तो 10 10, यहाँ 10 तो यहाँ 10 नहीं होगा, यहाँ कुछ कम हो गया। कितना कम हो गया? IR। पढ़ चुके हैं अपन, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर इज IR। तो आप सिंपली क्या करो, आप किसी भी एक बैटरी से करंट को निकलता हुआ मानो। पहला स्टेप क्या है, किसी भी एक बैटरी से करंट को निकलता हुआ मानो। तो मैंने मान लिया इस बैटरी से करंट निकल रहा है IR। अब चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख रहे हैं तो एक ही बैटरी की एनर्जी देखेंगे, बाकी सब उसको यूज करेंगे। तो इसको हमने सोर्स माना है, बाकी सबको क्या माना है? लोड। तो बाकी कोई भी जो बैटरी है वो करंट उस समय नहीं दे रही है, ऐसा मान के चलेंगे। इनफैक्ट इसका करंट लेकर वो चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, ऐसा मान। तो यहाँ से I1 करंट गया, वो I1 यहाँ जाएगा। अगर रास्ता सीधा सीधा है तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ I1 जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, एंड फाइनली जितना करंट बैटरी से निकला था उतना ही वापस आ जाएगा। तो हमने KVL सही लगाया, अदरवाइज कुछ गलती होगी। तो बैटरी से जितना करंट निकला उतना ही वापस आना चाहिए, फिक्स। अब क्या करो, अब करंट के डायरेक्शन में किसी भी एक पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, ठीक है। देयर इज आवर फर्स्ट लूप, एक ही लूप है तो 1 ही होगा। और हम मानते हैं यहाँ से चलना शुरू करते हैं, कहीं से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, आप बीच से भी कर सकते हो। मैं कॉर्नर पकड़ता हूँ जिससे कोई गलती ना हो। और रेजिस्टर्स का प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है। रेजिस्टर्स का वैसे कोई प्लस माइनस नहीं होता। मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, KVL लगाने के भी बहुत तरीके होते हैं, ये सबसे आसान बता रहा हूँ, इसमें दिमाग ही नहीं लगता। तो रेजिस्टर का साइन कैसे डिफाइन करोगे आप? सिंपल, आप क्या करो, करंट जहां से एंटर कर रहा है दैट इज पॉजिटिव, और एग्जिट कर रहा है वो दैट इज नेगेटिव। तो ये प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब क्या करो बेटा, इस लूप नंबर 1 में अपने मान पॉइंट से आगे जाते जाओ और जो साइन आता जाए वो डालते जाओ, ठीक है, एक एक करके। करेक्ट, एक एलिमेंट को एक ही बार यूज करना है, सब चौपट हो जाएगा। तो यहां से शुरू करते वक्त सबसे आगे गया तो रेजिस्टर आया। रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? IR। तो इसमें पहले साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, लगा दो पॉजिटिव। ड्रॉप कितना हो गया? I1 R1। am I क्लियर? चलो आगे गए। अच्छा, अब अगर तुम माइनस I1 R1 ले लोगे, सब चौपट, सब जीरो बन जाएंगे। तो इसीलिए एक एलिमेंट का एक ही बार साइन लेना है। अब ये रेजिस्टर खत्म, पार हो गया। अगला साइन कैसा आ रहा है? नेगेटिव, लिख दो। बैटरी है, बैटरी में ड्रॉप नहीं होता, बैटरी को हम लोग बोलते हैं सीधा सीधा वोल्टेज। तो कितना वोल्टेज है इसका? E2, तो लिख दो -E2। देखा? अच्छा, आगे बढ़े, प्लस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप रटा हुआ है तुम्हें, I1 R2। आगे बढ़ो, प्लस E3। आगे बढ़ो, प्लस I1 R3। आगे बढ़ो, प्लस E4। आगे बढ़ो, प्लस I1 R4। आगे बढ़ो, माइनस E5 प्लस I1 R5।
माइनस E1, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो जहां से शुरू किया वहीं पे पहुंच जाओ तो पूरे लूप पे लग गया KVL, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो तो I1 कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 R3 R4 सब कॉमन आ जाएगा, प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, दिस इज इक्वल टू, या ऐसा कर दो माइनस, यहां से शुरू करता हूं, E1 माइनस E2 प्लस E3 प्लस E4 माइनस E5 इक्वल टू 0। इन सबको उधर भेज दो तो I1 आ जाएगा सीधा सीधा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस E2 माइनस E3 माइनस E4 प्लस E5 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बेटा, बहुत आसान है। देखा आपने, स्टेप्स याद रखो। पहला स्टेप, बैटरीज का साइन लिख दो, करंट एक बैटरी से निकालो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पूरे लूप्स में। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रेजिस्टर्स का प्लस माइनस लिख दो, जहां से एंटर कर रहा है करंट दैट इज पॉजिटिव, अदरवाइज इज नेगेटिव, और एक पॉइंट से चलकर घूमकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाओ और सारे वोल्टेज ड्रॉप्स लिख दो। सम उसका कितना हो जाएगा 0 एंड सो ऑन। दिस हाउ यू अप्रोच दिस क्वेश्चंस, करेक्ट। तो आप इसको नोट करिए, इसके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं हेल्प करता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा तो आप लोग उसको ट्राई करना, तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो इस सवाल को मैं करके दिखाता हूँ, KVL से भी करूंगा इस सवाल को, मैं KCL से भी करूंगा, एंड मैं आपको आज टेक्निक सिखा रहा हूँ, है ना। इसके और भी टेक्निक्स हैं, इनफैक्ट कुछ टेक्निक्स इतने अच्छे हैं कि फिर आप KVL को यूज भी नहीं करोगे, बट ये बोर्ड में आता है इसलिए इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। कुछ लोग इसमें साइन उल्टे ले लेते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, इक्वल टू 0 है तो आप कोई भी साइन लो, सब चल जाएगा, ठीक है। मैं सिंपलेस्ट मेथड बताता हूँ, इसीलिए मैंने डायरेक्टली प्लस माइनस लेके किया है। अब आप समझिए क्या करना है। पहला स्टेप, किसी भी एक बैटरी से करंट निकलता हुआ मानो। अच्छा, इन सवालों में पूछा क्या जाता है, बहुत कुछ पूछ सकता है। इनका नाम दे दिया मैंने, A B C D E F। अब वो पूछ सकता है सर बताओ AB वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट इन BE कितना होगा। वो हमसे पूछ सकता है इस 2 ओम के रेजिस्टर में कितना करंट है, 30 वोल्ट की बैटरी में कितना करंट जा रहा है या उससे कितना वोल्ट करंट निकल रहा है, कुछ भी पूछ सकता है ना। हर सवाल को KVL से हम कर सकते हैं, और भी कुछ अच्छे लॉज हैं उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन करो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। किसी एक बैटरी से करंट निकलता हुआ मान, आप किसी से भी मान सकते हो, मैं 10 से मान देता हूँ। मान लो 10 से I करंट निकला, तो वो I यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब यहाँ पहुंच के ये फंस गया, क्यों, अब इस करंट को डिवाइड होना पड़ेगा 2 टुकड़ों में। तो अगर यहाँ से I करंट आया है तो यहाँ चला गया मान लो I1, तो यहाँ अगर I1 चला गया या यहाँ पर I माइनस I1 चला गया तो ऊपर कितना चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा I1। समझ रहे हो भाई, I1 I2 भी ले लेते तो फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कम कर दिया। अब यहाँ से I1 आएगा, I1 इधर जाएगा, I1 इधर जाएगा, यहां से I माइनस I1 आएगा, यहां पहुंचेगा I माइनस I1 प्लस I1 से मिलकर फिर से I बचेगा और वापस एंटर I करेगा। मैंने एकदम सही काम किया, बैटरी से कितना करंट निकला I, वापस भी कितना आया I एम परफेक्टली राइट। हमें क्लियर बोल दो इसकी। चलो अब क्या करें, रेजिस्टर्स के साइन ले लो, करंट एंटरिंग प्लस एग्जिटिंग माइनस, एंटरिंग प्लस एग्जिट माइनस प्लस माइनस, बना दिया। कितने लूप दिख रहे हैं, 2, तो 2 इक्वेशंस बनेंगे, दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। आप सेंस अपोजिट भी ले सकते थे, आपकी इच्छा है, मैं करंट के सेंस में लेना प्रेफर करता हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ता। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं फर्स्ट लूप में जाऊंगा। फर्स्ट लूप यानी कि A B E F। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, मैंने F से शुरू कर दिया, ठीक है। अब लूप के डायरेक्शन में जाओ, जैसा बोल रहा हूं मैं, ऐसा क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले क्या आ रहा है सामने, माइनस, कितना वोल्टेज है 10, माइनस 10। फिर आगे गए प्लस, अब ये 2 मत लिख देना क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा I इंटू R यानी 2I। फिर यहां पहुंचे प्लस, अब बताओ 2 इंटू कितना करंट है I माइनस I1, सिंपल I माइनस I1 प्लस
30 इज इक्वल टू 0। वापस आ गए, है ना। इक्वेशन को सॉल्व करो तो -10 + 30 कितना हो जाएगा 20। तो 2i + 2i - 2i1 + 20 = 0। तो यहाँ से 4i - 2i1 = -20। 2 से डिवाइड करो तो 2i - i1 = -10। इक्वेशन नंबर 1 ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। अब सेकंड लूप की तरफ आ जाओ। आई सजेस्ट ये सवाल खुद करके देखना, है ना। सेकंड लूप की तरफ आ जाओ। तो सेकंड लूप में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कहीं से भी शुरू करो। कहां से करूं, यहां से कर देता हूं तो, है ना। तो डी से यहां गए, कुछ नहीं, यहां गए -30, फिर ऊपर गए -2 × i - i1, करेक्ट। फिर आगे गए +2i1, फिर आगे गए -14 = 0। ठीक है। सॉल्व कर लो तो -30 - 14 कितना हो गया -44। ठीक है। -2i + 2i1 + 2i1 -44 = 0। ठीक है। यहां से लिख दो 4i1 - 2i = 44। तो 2i1 - i बराबर आधा कर दो 22। इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों में दो वेरिएबल है, इनको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐड करना है तो एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई रहने देते तो अच्छा था। तो 2 से मल्टीप्लाई रहने दो, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 हो। अब क्या करेंगे, देखो 2i - i1 = -10, -2i + 4i1 = 44। ऐड कर दो, ये कट गया, 4i1 - i1 3i1 = 44 - 10 कितना हो गया 44 - 10 हो जाएगा आपका 34। तो i1 आ जाएगा 34/3 एम्पियर और ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का क्या मतलब है मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे सामने i1 की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, i1 आ गया तो i2 कितना आएगा चेक कर लो। i2 हो जाएगा आपका इक्वेशन में डाल दो। i2 का मतलब i, है ना। i कितना हो जाएगा, तो i हो जाएगा आपका i1 - 10/2। तो 34/3 - 10/2 तो 34 - 30 is 4, है ना। तो 4/3/2 यानी 4/6 यानी 2/3 एम्पियर। ये भी पॉजिटिव आया, बढ़िया बात है। ठीक है। अच्छा, i - i1 सही आया क्या, वो भी चेक कर लेते हैं। तीसरा करंट था i - i1। i - i1 का मतलब हो गया 2/3 - 34/3। ये गड़बड़ हो गई, तो यहाँ से i - i1 जो है वो नेगेटिव आ रहा है, दैट इज -32/3 एम्पियर। ये आंसर आ गया। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, आप सबसे पहले ये चीज समझें, i1 पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है हमने एकदम सही मानी। i पॉजिटिव आया मतलब हमने ये भी डायरेक्शन सही मानी। i - i1 नेगेटिव होने का मतलब है कि हमने माना है नीचे पर करंट e से b की तरफ जा रहा है, तो आप क्या चेंज करोगे, नहीं। हमारा जो आया हम उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। नेगेटिव साइन को यूज करते रहेंगे, बस क्या फर्क पड़ता है ना। हम चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन। तो जैसा आया है वैसा ही मान के सॉल्व करो। हमें क्लियर। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द करंट इन ब्रांच EF, तो आप बोलोगे E से F तक I जा रहा है। I का मतलब है 2/3, पॉजिटिव है, सही। ठीक है। कोई पूछे व्हाट इज द करंट इन ब्रांच BE, तो आप बोलोगे B से E तक जा रहा है I - I1 यानी -32/3। तो क्या B से E जा रहा है, नहीं। कहां से कहां जा रहा है, E से B जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, ये हमारा KVL होता है। आगे जो हमें लॉस पढ़ने हैं वो इसके अलावा और भी हैं एक दो, वो हम देख लेते हैं जल्दी से, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो ये हमारा KVL का बेसिक एक आइडिया आपको लग गया। खास बात ये भी याद रखना कि I - I1 या फिर ऐसा कह दीजिए कि I - I1 + I1 मिलकर I के बराबर होना चाहिए, यानी कि I और इसका डिफरेंस अगर लोगे तो वो आना चाहिए, और I तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस। तो आप इसको नोट कर लो अच्छे से।